नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकोला रैली को लेकर है, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फिर एक हैं तो सेफ हैं का नारा दोहराया। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर है, जहां कांग्रेस ने भाजपा को झूठ का प्रतीक बताया है। तीसरी बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीएस के घर इनकम टैक्स छापेमारी को लेकर है, जहां राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और चौथी बड़ी खबर सीएम योगी के बयान को लेकर है, जहां उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन रैली की, जहां उन्होंने अकोला में एक बार फिर एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। अकोला रैली में पीएम के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस रही। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बन जाती है वह राज्य शाही परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक सरकार का जिक्र किया। कहा कि चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इन राज्यों में डबल हो गई है। 9 नवंबर की तारीख याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 नवंबर 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। वहीं जातिगत जनगणना पर हमला बोलते हुए उन्होंने एक हैं तो सेफ हैं का नारा फिर दोहराया। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, पीएम मोदी ने फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया है और इस बार एक हैं तो सेफ हैं का नारा तो उन्होंने दोहराया ही है, साथ ही साथ उन्होंने जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनको लेकर भी उनका एटीएम, कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम कह दिया है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने देखा था हरियाणा में बंटोगे तो कटोगे के जो फार्मूला था, जो नारा था, बहुत ही सफल होता हुआ नजर आया। और आपने देखा कि बीजेपी ने हारी हुई बाजी को फिर से जीत लिया। इसी से मिलता जुलता नारा जो है, एक है तो सेफ है, इसकी जो है प्रचार प्रसारित किया जा रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में। और अभी तक जो देखा जा रहा है उससे एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी में इससे लोकप्रियता उसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो उसका जातिगत बंटवारा हो रहा था या क्षेत्र की, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मैं क्षेत्रवाद ज्यादा है, उसका जो बंटवारा हो रहा था वोटों का, वो उसको जो है रोकने में काफी सफल हो रहा है। जहां तक सभी लोग जानते हैं चुनाव में लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास जो है अपने पास फंडिंग होती है प्रचार प्रसार करने की। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास मात्र 3 राज्यों में ही सरकारें बची हैं और ऐसे में कोई बहुत ज्यादा रिच स्टेट नहीं है जहां से प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा आए। तो जब भी कहीं पे होता है, जैसे कर्नाटका की बात करें, काफी बड़ा स्टेट है, उनके पास अच्छा पैसा प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जब भी कहीं पे नई जगह चुनाव होता है तो जो प्रचार का बिल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर चला जाता है। इस तरीके से जो है आप कह रहे हैं कि एटीएम का काम करते हैं। तो ये जो है एक आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस को मनोबल मिला है, जो 3 सरकारें हैं वहां से जो गवर्नमेंट का बिल होता है प्रचार प्रसार करने का, उसको महाराष्ट्र की तरफ लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बात तो पता है और समझा जाता है, ये चुनावी इंस्टेंट है, जो चुनावी रिवायत है, ये हर जगह चलती हैं। और इसमें कांग्रेस अगर ऐसा कर रही है तो मेरे समझ से कोई गलत काम नहीं कर रही है। सारी सरकारें ऐसे ही काम करती है। आपने देखा था दिल्ली सरकार का जो प्रचार का बिल है वो इतना ज्यादा होता है कि वो पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में आपको दिखाई पड़ता है। तो इस चीजों को समझा और जाना जा सकता है, लेकिन इसको बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है। आलोक जी, पीएम मोदी इससे पहले कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को परजीवी भी कह चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस के पास खुद का जनाधार नहीं बचा है, कम हो गया है और वह दूसरे दलों के सहारे जैसे तैसे कर अपने आप को प्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे अच्छी प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की विपक्षी पार्टी आप कह सकते हैं है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि काफी हिंदुस्तान के हर कोने पे बीजेपी का परचम लहरा रहा है और उनका वहां पे समर्थक और कार्यकर्ता मिल जाता है। वैसे कांग्रेस का भी एक समय में था, लेकिन इस समय आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ राज्यों में तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलता है और कुछ राज्यों में नंबर 2 की पार्टी बन के रह जाती है। और अभी आपने देखा कि मात्र 3 राज्य बचे हैं
जहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस अपना परचम लहरा रही है या उसकी सरकार वहां पे लीड कर रही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में आपने देखा जिस तरीके से एमपी शरद पवार की पार्टी के साथ है, शरद पवार की वह क्षेत्रीय पार्टी है, काफी महत्वपूर्ण पार्टी है, उसका योगदान महाराष्ट्र में काफी है। उसी तरह आपने देखा कि उद्धव ठाकरे, बाल साहब ठाकरे की जो पार्टी हुआ करती थी शिवसेना, उसका नेतृत्व कर रहे हैं और वो भी जो है कांग्रेस के साथ हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस लीडिंग स्टेट में नहीं है, वहां पे नंबर 2 की, अगर विपक्ष की बात करें तो वो नंबर 2 की पार्टी पे आ रही है। इसलिए उसको पैरासाइट या परजीवी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो कांग्रेस की स्थिति है वो एक मुख्य विपक्षी दल की हो सकती है, लेकिन राज्यों में उसकी स्थिति उतनी अच्छी और स्ट्रांग नहीं है। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने जो आज 9 नवंबर तारीख है इसको याद दिलाया, इसी के साथ ही उन्होंने 9 नवंबर 2019 की तारीख को भी फिर से दोहराया और याद दिलाया कि आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया था। प्रधानमंत्री की ओर से महाराष्ट्र चुनाव में राम मंदिर का जिक्र होना या उसका जिक्र कहीं करना, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। इससे कितना फायदा भाजपा को मिल सकता है? देखिए, भाजपा पूरी कोशिश करती है, जो उसकी है, जो उसकी फील्ड है, धार्मिक रूप से है, हिंदू धर्म की बात है। और आपने देखा था जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में मुगलों के खिलाफ लड़े थे, उसी चीज को वो स्ट्रेंथ देने के लिए आप राम मंदिर की बात कर रही है। तो जाहिर सी बात है, हालांकि राम मंदिर जो है महाराष्ट्र से बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में है, 1200 से 1400 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी आवाज, इसकी धमक पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ती है। तो जो हिंदू वोटों को जो कहते हैं कि एक हो रहोगे तो सेफ रहोगे, उसी की ये वाणी है। आप कह सकते हैं कि राम मंदिर की जो ही एक तरीका है, एक सूत्रधार है जो हिंदुओं को एक सूत्र में बांध सकता है। शिवाजी ने जिस तरीके से हिंदू या सनातन की रक्षा करी और मुगलों से सनातन की रक्षा की, उस बातों को जो है किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस शासित तेलंगाना, हिमाचल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी नेताओं का आभार है कि उन्होंने देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सामने लाने का मौका दिया। कांग्रेस बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी की संज्ञा देते हुए बड़े बड़े विज्ञापनों में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तेलंगाना में डिप्टी सीएम रेवंत रेड्डी, इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि एक पोस्ट में पीएम ने कहा था कि कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना है तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं और अब उसका काट करने के लिए या उसे पाटने के लिए उन आरोपों को जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको झुठलाते हैं और भाजपा को ही भारतीय झूठ पार्टी की संज्ञा दे देते हैं। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज ये जो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अगर ये इसके साथ में अपना रिपोर्ट कार्ड भी लाते कि कौन सी योजनाओं का इसने सरकार को वादा करा था और कैसे उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराया और कैसे आगे की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जनता को ज्यादा अच्छा समझ में आता है। लेकिन सिर्फ ये कह देने से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से अगर उनकी चीजें जनता तक पहुंच जाएंगी तो ऐसा नहीं हो सकता। जी, मनीष जी, जिस प्रकार से जो एक एटीएम बनाने की बात प्रधानमंत्री की ओर से इन तीनों राज्यों को एटीएम बनाने का, कांग्रेस का एटीएम बनाने की बात आज कही गई है और लगातार इस बात को लेकर प्रधानमंत्री हमलावर हैं और यह भी कह रहे हैं कि जो जनता के फायदे के लिए जो फंड जाना चाहिए था इन राज्यों में या जनता का हित हो सकता था, उनको कांग्रेस अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, हिमाचल प्रदेश आज किस स्थिति में है कि अपने लोगों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा है, बैंकरप्सी के
तरफ बढ़ रहा है, कर्नाटक की भी यही स्थिति है। तो इसलिए ये चीजें कांग्रेस को देखना होंगी कि योजनाएं और फ्रीबीज ना कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, कैसे वो इसे पास करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। सिर्फ वादा करने से वो चीजें पूरी नहीं होती। आज हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था जो है इतनी खराब हो गई है, वो सरकार की नीतियों की वजह से ही है। जी मनीष जी, एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वादों को लेकर अपनी ही पार्टी को या तो आलोचना कह सकते हैं, आलोचना ना भी कहें तो कोर्स करेक्शन करते हुए देखे गए थे कि वही वादे करें जो कि पूरे किए जा सकते हैं। दूसरी ओर जो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उनमें भी फिर से गारंटियां दे दी गई और इसी तरह फ्रीबीज, अगर हम कहें फ्रीबीज फिर से घोषित कर दिए गए। तो ऐसे में क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के खुद के ही नेताओं में आपस में सामंजस्य नहीं है क्या? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने जो वक्तव्य दिया था ना, वो उनके मन की पीड़ा थी जो बहुत दिन तक रुक नहीं पाती, क्योंकि बार बार आपको जनता के पास जाना है, एक ही बातें बोलना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी? जनता देख रही है ना कि हिमाचल में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, कैसे वो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है। और साथ ही साथ में इंडी गठबंधन शासित राज्य, जैसे आप देखिए पंजाब और दिल्ली है, उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इन चीजों को जनता अब समझ रही है, इसलिए वो इनके वादों को अब मान नहीं रही है और वो अपना मत जो है प्रयोग करते वक्त ये ध्यान रख रही है कौन हमें वादा करेगा जो पूरा कर पाएगा और कौन सिर्फ वादे करता है। मनीष जी, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की अर्थव्यवस्था या इनके गठबंधन वाली सरकारों में भी इन फ्रीबीज या गारंटियों के चक्कर में कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति अर्थव्यवस्था की है। ऐसे में अब जब फिर से इसी तरह की गारंटियां दी गई, फिर से फ्रीबीज दिए जाने का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है, क्या कांग्रेस फिर से कैपिटलाइज कर पाएगी? क्या कांग्रेस इसका फायदा ले पाएगी इन दोनों राज्यों में जहां फिर से घोषणाएं की गई हैं, गारंटियां दी गई हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस इसका कोई फायदा ले पाएगी, क्योंकि आप देखिए फायदा ले पाती तो हरियाणा में ऐसा रिजल्ट नहीं आता ना। आप जो फ्रीबीज गारंटी करते हो उसके पीछे आपको इकोनॉमिक सपोर्ट भी देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आपका राजस्व क्या है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के 7 से 8 साल के शासन में। तो ये चीजें जो है जनता को आपको बतानी पड़ेंगी कि कैसे आप इकोनॉमी को पैरेलली चलाओगे और जनता को जो वादे कर रहे हो वो पूरे करोगे, क्योंकि जनता आपको झूठ और बहकावे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस को इसका खामियाजा इन दोनों राज्यों से चुनाव के नतीजों में भुगतना पड़ेगा, जो हम लोग को 23 नवंबर को दिख जाएगा। जी अगर हम महाराष्ट्र और यहाँ झारखंड के विधानसभा चुनाव की ही बात करें, यहाँ भी कांग्रेस और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं खटपट भी देखने को मिलती है या सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं गठबंधन के सहयोगियों और साथ ही साथ कांग्रेस में भी आपस में सीट शेयरिंग को लेकर भी वर्चस्व की लड़ाई थी। तो क्या अगर सरकार आती भी है तो क्या सामंजस्य के साथ सरकार चल पाएगी, और क्या अगर फूट है, अंतर्कलह है, तो इसका घाटा या खामियाजा कांग्रेस को देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, आपको भी चुनाव में ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिए हरियाणा में भी कांग्रेस अपने विपक्ष, अपने साथ के दलों को अपने साथ नहीं ले पाई थी, और यही चीज झारखंड में और महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में ये समाजवादी पार्टी के संग कोलैबोरेशन नहीं हो पाया और झारखंड में लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के संग कोई कोलैबोरेशन नहीं हो पाया। तो इसका खामियाजा जो है 23 तारीख के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। और यही चीज थी जो बार बार भाजपा कहती थी कि 2024 के बाद कैसे गठबंधन एक होकर राज्यों के चुनाव लड़ेगा, यही इनकी परीक्षा का समय होगा, जो बताएगा कि ये गठबंधन सिर्फ केंद्र में सरकार को गिराने के लिए बनाया गया था या जनता के हित के लिए बनाया गया था। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है, जहां टीम ने सुनील श्रीवास्तव और उनके संबंध रखने वाले 17 ठिकानों पर रेड मारी है। जमशेदपुर के अंजानिया इस्पात समेत अन्य ठिकाने भी इसमें शामिल हैं। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है, जिसके बाद चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार और मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है। वहीं छापेमारी को लेकर विस्तृत जानकारी अभी आना बाकी है।
खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर आर.के. शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आर.के. जी, जिस प्रकार से सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वह जेल भी गए और अब उनके पीएस के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, इसका कितना प्रभाव झारखंड में चुनाव में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी 4-5 दिन बाद 13 नवंबर को झारखंड में विधानसभा के चुनाव है जी। और चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार की गतिविधियां किसी भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जिन्हें शुभदायी संकेत तो नहीं होते हैं। अब वो शिबू सोरेन जी हो या देश के किसी भी अन्य नेता हो। अब प्रश्न ये है कि इस समय उन पे ये जो रेड क्यों पड़ी गई, या उनके जो संबंधित हैं सुनील श्रीवास्तव जी हैं और उनके जो उनसे संबंधित लोग हैं, जहां 17 ठिकानों पर रेड डाली गई है। अगर इस रेड डालने के बाद काफी मात्रा में नकदी जब्त होती है तो इसका कहीं ज्यादा प्रभाव आने वाले 13 तारीख के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन जी पहले से ही बेल पर चल रहे हैं, क्योंकि उनका पहला केस नहीं है। इसके पहले भी वो उन पे कुछ भ्रष्टाचार के केस आरोप लगे थे, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था, जेल भी गए थे, जमानत पे हैं, छूट के वापस आ गए। मतलब उनकी छवि है जो वो एक मतलब निष्पक्ष या निष्कलंक नेता की तो नहीं है, कहीं न कहीं आरोपों से वो पहले से ही पूर्व से ही घिरे हुए हैं। और उसके ऊपर ठीक चुनाव के 4 दिन पहले उनसे संबंधित लोगों पर दोबारा सीबीआई की रेड पड़ना नैतिक रूप से तो कांग्रेस पार्टी और शिबू सोरेन जी दोनों के लिए ही घातक परिणाम देने वाली साबित हो सकती है। आर.के. जी, चूंकि हवाला के पैसों का मामला, इनकम टैक्स की ओर से यह खुलासा किया गया कि हवाला का पैसा जो कि चुनाव में खर्च किया जा रहा है, इसके लिए हमने रेड मारी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें, जैसा आपने छवि की बात करी हेमंत सोरेन की, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सिंपैथी वेव बटोरने की भी कोशिश की। तो क्या जो रेड मारी गई है, इसमें चुनाव के दौरान क्या हेमंत सोरेन इस पर खुद के लिए सिंपैथी गेन करने का प्रयास करते हमें दिख सकते हैं? देखिए, राजनीति में सिंपैथी शब्द मुझे नहीं लगता कि यह ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। छोटे छोटे से गांव में और हर आदमी के पास कहीं न कहीं से आज के समय में सूचनाओं का ट्रांसमिशन होता है, वो बहुत कम समय में हो जाता है। ठीक है, हाँ, ये सही है कि झारखंड में जिस समुदाय से शिबू सोरेन जी आते हैं, वो समुदाय देश की अन्य राज्यों की अपेक्षा शायद शिक्षा के मामले में थोड़ा पिछड़ा है। तो अगर वो जातिगत मुद्दे पे या समुदाय विशेष पे लेके इस पे कोई वो जनता को समझाने में कामयाब हो गए कि साहब हमें केंद्र सरकार परेशान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है, तो शायद थोड़ा बहुत उनको सिंपैथी का फायदा हो जाए, अन्यथा ऐसा कुछ वर्तमान परिवेश में तो संभव नहीं है। जी, आर.के. जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अलीगढ़ की खैर में चुनावी रैली की। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर उन्होंने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मुस्लिमों को मिलने वाले 50% आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जहां उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, साथ ही साथ वहां की नौकरियों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग आपकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपना ही फैसला पलटते हुए 3 जजों की बेंच के द्वारा फैसला कराए जाने की बात निकलकर सामने आती है, अगले ही दिन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर प्रतिक्रिया देते हैं और कहीं ना कहीं इसे गलत ही ठहराते हैं कि अल्पसंख्यक यह यूनिवर्सिटी नहीं है, केंद्र ने यूनिवर्सिटी स्थापित की है। इस पर किस तरह से चुनाव में प्रभाव हमें पड़ता दिख सकता है? अभिनव, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, यह मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा उन्होंने एक बयान दिया है। और बयान से जो बहुसंख्यक वोट है उस पर खासा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कई बार विवाद उत्पन्न हो चुका है और पहले से भी भारतीय जनता पार्टी दो विधान दो किसान दो संविधान को लेकर हमेशा विरोध जताती रही है और जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी अभियान को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। और इसी बात को लेकर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ 2 दर्जे का कानून है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो दलित हैं उसमें भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो वह आरक्षण लागू नहीं होता है। 50% वहाँ जो है अल्पसंख्यक को लेकर, और अल्पसंख्यक में केवल जो है मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म के लोगों को यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है उसको लेकर कई बार जो है भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल खड़े हो चुकी है। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो समानता का जो अधिकार है उसको लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है। और इस तरीके की अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण जो है बयान है उनका। चुनाव के समय में बयान से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुसंख्यक वोट होगा। और इसमें खासकर अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से हो सकता है कि वो उनके बयान को लेकर प्रभावित हों और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। और इससे पहले अगर कांग्रेस की बात की जाए तो निश्चित रूप से जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में जो वहाँ हालात थे वहाँ भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को लेकर वहाँ आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो बड़ी ही दोयम दर्जे की थी। वहाँ खासकर अगर देखा जाए कि अगर सफाई कर्मी का बेटा है तो सफाई कर्मी ही रहेगा। उसी तरीके से लखनऊ में जो सियासत दर्ज होती रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो देखा जाए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को लेकर उन्होंने दिया है कि उन्हें भी इसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस इन पर भी निशाना साधा है और इनको जो कहा है कि यह लोग जो है वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ SC और OBC के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया, 50% वहाँ आरक्षण कर दिया गया। निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार के द्वारा ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, लेकिन यहाँ जो है यहाँ 2 संविधान चल रहे हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो अपना बयान दिया है वो बहुसंख्यक लोगों को खासा पसंद आएगा और वोटों का इसका खासा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर इसको उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखा जाए, अलीगढ़ के नजरिए से देखा जाए, वहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कर्मचारियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो दोयम दर्जे की है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है कि सपा और कांग्रेस जो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का जो एक ठकोसले वाला नारा लिए घूमते हैं और अब तमाम जो ऐसे फैसले रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कोई बयान नहीं रहा है, न कोई समर्थन रहा है। इन्होंने वोट जरूर 2024 में संविधान बचाओ आरक्षण के नाम पर है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो दोयम दर्जे का कानून चल रहा है उसको लेकर कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना जो है स्टैंड साफ नहीं किया है, नहीं कांग्रेस ने, बल्कि मुस्लिम वोटों को पक्ष में रखने को लेकर कभी भी ये लोग स्पष्ट रूप से नजर नहीं आए हैं। लेकिन हमेशा से संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव झंडा बुलंद करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव की सीटें 47 से बढ़ाकर 125 गठबंधन में लेकर आते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव में भी लोकसभा की अच्छी खासी सीटें लेकर आते हैं। लेकिन आरक्षण के बयान पर, आरक्षण की बातों को लेकर अखिलेश यादव भी साफ रूप से स्पष्ट नहीं है। इसीलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या बहुजन समाज पार्टी हो, अखिलेश यादव और कांग्रेस पर हमेशा हमलावर रहते हैं। क्योंकि यह भी दोयम दर्जे की जो है विचारधारा को लेकर आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का नारा लेकर चल रहे, इसका प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।